आ गए तुम लोग। बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। अब आ ही गए हो तो फटाफट से समझते हैं कि क्या होते हैं मॉड्यूल, डिपेंडेंसी, पैकेजेस और बंडलर्स। साथ ही साथ हम लोग इस लेक्चर में ये भी समझने वाले हैं कि किस तरह से एक्चुअल में रिएक्ट कोड रन करता है, हाउ एक्चुअली बिहाइंड द सीन कोड रन्स इन रिएक्ट जेएस, राइट। और साथ ही साथ हम लोग ये भी समझ लेंगे कि JSX एक्चुअल में होता क्या है, किस तरह से हम लोग HTML, CSS और JS तीनों को एक सिंगल फाइल में लिख सकते हैं और किस तरह से बिहाइंड द हुड वो हमारे सर्वर साइड पर रेंडर करता है। आज इस लेक्चर में प्रॉपर्ली वही समझने वाले हैं। तो राधे कृष्ण खमाखनी केम छो कसं काय के मना छो का हाल बा। स्वागत है आपका रिएक्ट जेएस मास्टर सीरीज के लेक्चर नंबर 3 में, जहां पर हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वो तो मैंने बता ही दिया है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग फटाफट से स्क्रीन पर आते हैं। अब गाइस मेरी बात सुनो, यहाँ पर थियोरेटिकल एक्सप्लोरेशन से पहले हम ये समझ लेते हैं कि मॉड्यूल्स एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट में होते क्या हैं। याद करो जब मैंने पहला लेक्चर आपको पढ़ाया था जहाँ पर हम लोगों ने एक्चुअल में रिएक्ट जेएस होता क्या है, क्या क्या उसके प्रीरिक्विजिट्स होते हैं, ये मैंने समझाया था। तब आपको मैंने ये भी बताया होगा कि आपको मॉड्यूल्स यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट स्टेटमेंट्स कैसे काम करते हैं जावास्क्रिप्ट में, ये आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं भी आता है, अगर आप एक बिगिनर हो, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, समझा देता हूँ। और जिसको ऑलरेडी आता है कि भैया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट स्टेटमेंट क्या होता है, वो इस टाइमलाइन तक इस वीडियो को स्किप कर सकता है। चलो फटाफट से एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं एक बोलते हैं script.js करके एक फाइल बनाता हूँ, ठीक है। एक काम करो, एक और यहाँ पर module.js करके फाइल बना लो, ठीक है। मैं दोनों को साइड बाय साइड स्प्लिट कर देता हूँ लाइक दिस। नाउ सी, अगर आप किसी भी वेबसाइट के डेवलपमेंट फेज में हो तो आपको कई बार एक फाइल की चीज़ या एक फाइल का वेरिएबल या फंक्शन कहीं ना कहीं दूसरे फाइल में यूज़ तो करना ही पड़ेगा, राइट। अब वो आप कैसे यूज़ करोगे वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और एक्चुअल में उसी को हम लोग मॉड्यूल कहते हैं। मॉड्यूल क्या होता है थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे पहले मैं यहाँ पर टेक्निकली क्या कर रहा हूँ ये समझो। यहाँ पर मैं आया, मैंने कहा script.js में काम करो सर, एक फंक्शन बनाओ, ठीक है। फंक्शन कैसे बनाते हैं हम लोग, फंक्शन कीवर्ड का यूज करके। सर एक सम नाम का फंक्शन बनाते हैं, एकदम बेसिक सा, और इसके अंदर 2 पैरामीटर पास कर दो। अब गाइस यहाँ पर मैं फैट एरो फंक्शन भी बना सकता था, बट वो मैंने अभी नहीं बनाया, एक स्टैंडर्ड फंक्शन बनाया है। इसके साथ में काम करके देखते हैं, है ना। फैट एरो फंक्शन भी आप यूज कर सकते थे, कोई इशू नहीं है उसमें। यहाँ पर मैंने कहा सर एक काम करो, यहाँ पर आप डायरेक्टली कंसोल में लॉग करा दो, क्या a+b। अब यहाँ पर जब मैंने इसे कंसोल में लॉग कराया और यहाँ पर हमारे टर्मिनल पे आके मैं कहता हूँ कि नोड, आप एक काम करो, मेरी जो script.js फाइल है उसे रन करा दो। मैंने एंटर हिट किया, अब ये यहाँ पर चला नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर आपने कॉल किया ही नहीं। अगर आप फंक्शन को कॉल करोगे नहीं और उसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास करोगे नहीं तो वो कॉल होगा कैसे? चलो अब देख लेते हैं ये रन करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पर आया, मैंने इसे रन किया तो मुझे यहाँ प्रॉपर्ली क्या मिल रहा है, सम मिल रहा है, जो कि एक्चुअल में सम किसका है, 10 + 21 का। हाँ सर, ये फंक्शन script.js में काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन सपोज एक पर्टिकुलर समय पे, अरे भाई बंद हो जा, ओके। लेकिन सपोज एक पर्टिकुलर समय पे मेरे को ये जो हमारा सम नाम का फंक्शन है, ये मुझे script.js में ना कॉल करते हुए कहाँ पर कॉल करना है, module.js में। तो क्या अभी ये कॉल हो जाएगा? एकदम से कह रहे हो नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? अरे भाई module.js एक अलग फाइल है, script.js एक अलग फाइल है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने module.js में सम नाम के फंक्शन को कॉल किया है और अगर मैं यहाँ पर आके कहता हूँ कि एक काम करो सर, module.js नाम की जो फाइल उसको रन करा दो, भाई module.js नाम की फाइल में कहीं पर भी तुमको सम का एग्जिस्टेंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो वो तो अनडिफाइंड हुआ ना अकॉर्डिंग टू module.js। वो तो किस में बना है, वो तो हमने script.js में डिफाइन किया है। तो अगर मैं यहाँ पर module.js को रन कराता हूँ तो देखो वो क्या बोलेगा कि सम इज नॉट डिफाइंड, यानी कि सम की एग्जिस्टेंस हमारे module.js में है ही नहीं। ओके सर, तो फिर आप जो कह रहे थे सर कि मैं अगर एक फाइल के पर्टिकुलर कंपोनेंट को यूज़ करना चाहता हूँ दूसरे फाइल में, वो कैसे करूँगा? बस इसी पर्टिकुलर सिनेरियो में हमारा मॉड्यूल पिक्चर में आता है। देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट स्टेटमेंट्स का यूज़ करूँगा। मैं कहता हूँ ये जो मेरा सम नाम का फंक्शन है मुझे दूसरे फाइल में चाहिए, तो यहाँ से इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट बोले तो बाहर निकालना। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने एक्सपोर्ट कीवर्ड का यूज़ किया। अब मेरे को अगर एक सिंगल एंटिटी क्या करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर डिफॉल्ट नाम के कीवर्ड का भी यूज़ करूँगा और फिर फाइनली जो मुझे एक्सपोर्ट करना है लिखूंगा और हमारे जावास्क्रिप्ट का सेमीकोलन प्लेस कर दूंगा। बस मैंने क्या किया, script.js में एक्सपोर्ट किया, क्या, सम, किस तरीके से, डिफॉल्ट वे में। ओके, यहाँ पर आऊँगा, कहाँ पर, हमारे मॉड्यूल में। मुझे यहीं पर एक्चुअल में उसे कॉल करना है, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर क्या करा दो, उसे इंपोर्ट करा दो। किसे इंपोर्ट करना है, हमारे सम को। अब ज़रूरी नहीं है यहाँ पर आप सम ही लिखो, इसको मैं थोड़ा भी बेटर वे में एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा वेट करो। अभी के लिए मान के चलो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कराया सम,
कहाँ से ये तो बताना पड़ेगा ना, तो मैंने यहाँ पर एक फ्रॉम कीवर्ड लिखा, देन फिर मैंने यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाओ या डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, डजंट मैटर, यहाँ पर हमें इंपोर्ट करवाना है, ठीक है। यहाँ पर आओ, यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर आओ, मैंने कहा कि ./ हमारा रिलेटिव पाथ स्क्रिप्ट .js। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर .js का यूज जरूर से करना जावास्क्रिप्ट के अंदर, वीट के अंदर यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है आपको, लेकिन अगर आप जावास्क्रिप्ट को यूज कर रहे हो तो यहाँ पर आपको .js करके जो मॉड्यूल इंपोर्ट करा रहे हो उसको प्रॉपर्ली .js करके इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं आता हूँ वापस से कहाँ पर, हमारे सेम नोड मॉड्यूल .js कमांड को रन कराने के लिए, और अभी देखो इसको हटाओ एंड यहाँ पर अभी देखो मैं इस तरह से रन कराता हूँ, मुझे क्या मिला, मुझे एक्चुअल में सम मिल गया, ओके। इसका मतलब सर अभी मॉड्यूल .js में सम नाम का जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल सर। यहाँ पर बना तो है ही नहीं, अरे बना नहीं है तो क्या हुआ, इंपोर्ट तो करा दिया ना सर, कहीं और बना मतलब, हाँ कहाँ बना है, स्क्रिप्ट .js में बना है, समझो मेरी बात को। स्क्रिप्ट .js में मैंने क्या किया, मैंने उस फंक्शन को डिक्लेयर किया, यहाँ से मुझे मतलब एक्चुअल में मुझे स्क्रिप्ट .js में यूज ही नहीं करना था, मैंने उसे एक्सपोर्ट किया, कहाँ पर इंपोर्ट किया, मॉड्यूल .js में। अब यहाँ पर ऑलरेडी बन चुका है ना, तो वापस से यहाँ पर रीडिक्लेयर करने का मतलब क्या है, नहीं है, तो यहाँ पर इंपोर्ट किया, यूज़ कर लिया, सिंपल सी चीज़ है, ओके। तो मतलब हमें इसका यूज़ होने वाला है, हाँ एंटायर रिएक्ट एप्लीकेशन में आपको इसका यूज़ होने वाला है, कैसे बताऊंगा, बट अभी के लिए आप मॉड्यूल क्या होता है समझ रहे हो ना। चलो अब ये काम करते हैं, मैं ये फंक्शन को तो एक्सपोर्ट कराया हूँ। अच्छा एक चीज़ और समझो, हमारे जो एक्सपोर्ट होते हैं, एक्सपोर्ट दो तरीके के होते हैं, ठीक है, और वो दो तरीका क्या है, पहला तरीका है नॉट 41 भाई, पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है जो हम लोग अभी देखे थे डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, तो पहला तरीका होता है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है सर एक काम करो, कर्सर हटा दो, हटा दिया। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है हमारा नेम्ड एक्सपोर्ट। सर ये नेम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है, मैं अभी आपको करके बता रहा हूँ, देखो ये ध्यान रखना, दो तरीके होते हैं, पहला डिफ़ॉल्ट जो मैंने आपको बता दिया है, और दूसरा क्या होता है नेम्ड एक्सपोर्ट, वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। अभी ये समझो मेरी बात समझो, मैंने कहा कि मैंने एक सम नाम का फंक्शन तो बनाया है, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना अभी ये जो console.log a+b कराया है ना, मैं इसको रिटर्न करा देता हूँ, ठीक है। जिसको जावास्क्रिप्ट मास्टरी है वो अभी मेरी बात थोड़ा बेटर वे में समझ पाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट मास्टरी कर लो। अगर चाहते हो कि मैं जावास्क्रिप्ट की स्पेशली सीरीज निकालूँ, सो जस्ट कमेंट डाउन JS सीरीज प्लीज़, तो मैं ला दूंगा, सिंपल सी चीज़ है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि मुझे एक वेरिएबल बनाना है, तो लेट कीवर्ड का यूज़ करके मैं एक रिजल्ट नाम का बना लो, रिजल्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट किया हूँ। मैंने कहा है कि इसमें सम नाम के फंक्शन को कॉल कर दो, ठीक है, किस पर्टिकुलर पैरामीटर के लिए, 10 और 20 के लिए, ठीक है, कोई इशू नहीं है सर इसमें। अब मैं क्या करना चाहता हूँ ना, मेरे को कॉल यहीं पे करना है, किसको, हमारे इस फंक्शन को, बट यूज़ कहाँ करना है, मेरे को दूसरे मॉड्यूल में यूज़ करना है, दूसरे फाइल में यूज़ करना है। अब इस रिजल्ट नाम के फंक्शन को मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। अगर एक सिंगल वैल्यू आपको एक्सपोर्ट करनी है तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट का यूज़ करोगे और उस एंटिटी को इस तरह से क्या कर लोगे, एक्सपोर्ट कर लोगे, इस तरह से एक्सपोर्ट कर लोगे, और यहाँ पर जहाँ पर भी उसकी ज़रूरत है वहाँ पर इंपोर्ट कर लोगे। अच्छा अभी फिलहाल तुम गैस करके बताओ, थोड़ा सा पॉज करो इस वीडियो को और गैस करके बताओ यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा। अच्छा एक काम करो, यहाँ पर सम को कॉल मत करो, यहाँ पर कंसोल में लॉक कराओ, किसको, यहाँ पर आप एक काम करो रिजल्ट को लॉक कराओ सर, ठीक है। यहाँ तो इंपोर्ट हो गया, हमारे एक्सटेंशंस काम कर रहे हैं यहाँ तो। चलो अभी मुझे बस इसका क्या बताओ, इसका आंसर बताओ कि क्या मिलेगा मुझे। अब देखो यहाँ पर एक एरर आई है, क्या एरर है, रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पर रिजल्ट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, एक्चुअल में हम लोगों ने सम को इंपोर्ट किया था, तो हमको रिजल्ट को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा इंडिविजुअली। हाँ मैंने यहाँ पर बोला इंपोर्ट कराओ, क्या इंपोर्ट कराओ, रिजल्ट, ठीक है। कहाँ से इंपोर्ट कराओ, फ्रॉम script.js, सिंपल। सर अभी ये लॉग हो जाएगा, देखो हो रहा है 30, ठीक है। अभी इसको हटाओ यहाँ से, मैं कहता हूँ कि सर यहाँ पर आपने सम को इंपोर्ट किया, आपने रिजल्ट को इंपोर्ट किया, और वो भी कैसे, वो भी आपने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया। सर लेट अस सपोज कि सम का जो हमारा वैल्यू है वो हमें यहाँ पर स्टोर नहीं कराना, हमें module.js में उसे कॉल भी करना है, वहीं पर इसे स्टोर भी करना है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो सम को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, समझो मेरी बात को। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर num1 नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसको वैल्यू दी मैंने नॉट -12, ठीक है। और इसी तरह से मैंने एक और वेरिएबल बनाया, कौन सा, num2, और उसकी वैल्यू क्या है 32, ठीक है। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं सम फंक्शन को भी
नम फंक्शन नहीं है, नम वेरिएबल को भी, num2 वेरिएबल को भी क्या करना चाहता हूँ, एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर सर आपने बताया था अगर एक सिंगल एंटिटी है, अगर एक सिंगल एंटिटी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप क्या करोगे, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट का यूज करोगे। अगर एक से ज्यादा एंटिटी है तो आप किसका कौन से एक्सपोर्ट का यूज करोगे, नेम्ड एक्सपोर्ट का यूज करोगे। ओके सर, तो यहाँ पर आता हूँ मैं कहता हूँ एक्सपोर्ट करो किसको, हमें एक से ज्यादा एंटिटी को एक्सपोर्ट करना है तो हम ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करते हैं, और डीस्ट्रक्चरिंग आपको पता होगी अगर आप ये सीख के आए हो तो, ठीक है। यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे सम हमारा num1 और साथ ही num2 को भी, ठीक है। यहाँ पर एक सेमीकोलन लगा दो, फटाफट से आ जाओ module.js में। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप इंपोर्ट कराओगे। अच्छा, सबसे पहली बात तो सबसे ऊपर ही इंपोर्ट को यूज़ करना हमेशा ध्यान रखना। तो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कराया किसको, मैंने एक ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट किया। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, मैंने script.js में एक्सपोर्ट किया किसको, एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है सर। कर्ली ब्रेसेस ऑब्जेक्ट होते हैं, आपने उसको एक्सपोर्ट किया, ठीक है। इंपोर्ट क्या करोगे, ऑब्जेक्ट, डीस्ट्रक्चरिंग। ओके सर, तो यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट किया कहाँ से, कहाँ से, कहाँ से, script.js से। आई होप यू आर गेटिंग मी, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि सम को इंपोर्ट करो, num1 को इंपोर्ट करो, साथ ही num2 को भी इंपोर्ट करो। इसमें कोई डाउट है अभी तक, नहीं है सर, ठीक है। नीचे आओ, कहो कि लेट रिजल्ट इक्वल्स टू व्हाट, सम ही तो हमारा रिजल्ट है, हाँ या ना, मतलब सम फंक्शन ही तो हमारा रिजल्ट है। तो मैंने सम फंक्शन को कॉल किया, ठीक है सर, कर लिया। अब दो पैरामीटर देने, याद करो num1 num2 हम लोगों ने एक्सपोर्ट किए थे, तो यहाँ पर num1 हमारा पहला आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, num1 हमारा पहला आर्ग्यूमेंट है और num2 हमारा सेकंड आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। मैंने इसे यहाँ पर आया, कॉल किया, और एक्चुअल में यहाँ पर मैं क्या राइट कराऊंगा, मैं रिजल्ट नाम का वेरिएबल राइट कराऊंगा, ठीक है। आता हूँ मैं नोड module.js को रन कराता हूँ। देखो क्या मिला, 44, दैट इज द सम ऑफ 12 and 32। आई होप यू गॉट मी। आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से हम लोगों ने एक्सपोर्ट का यूज़ किया। दो डिफरेंट तरह के एक्सपोर्ट होते हैं, एक तो होता है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, दूसरा होता है नेम्ड एक्सपोर्ट। जहाँ पर हम लोगों ने क्या किया ना, हम लोगों ने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट तब कराया जब हमें सिंगल एंटिटी उस मॉडल में से एक्सपोर्ट करनी थी। हम लोगों ने नेम्ड एक्सपोर्ट तब यूज़ किया जब एक से ज़्यादा कोई एंटिटी है जिसे हमें एक्सपोर्ट करना है और दूसरे मॉड्यूल में यूज़ करना है, वो मैंने नेम्ड एक्सपोर्ट का यूज़ करके एक्सपोर्ट करवाया। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल यू गाइस कि एक्चुअल में हम लोगों ने किस तरह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट स्टेटमेंट्स का यूज़ किया है, और रिएक्ट जेएस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, इसलिए आपको समझाया। अब एक काम करो, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो अगर तुम लोगों को कोड के रेफरेंस में चाहिए तो। बाय द वे मैं आपको कोड तो शेयर करूंगा गिटहब पे, बट अभी के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको लेना हो तो, ठीक है। मैं अभी फिलहाल एक काम कर रहा हूँ, मैं इन दोनों को डिलीट मार रहा हूँ। मार दिया सर। अभी क्या करना है, अभी समझना है थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट। क्या सर, मॉड्यूल तो मैंने बता दिया क्या होते हैं। मॉड्यूल कुछ नहीं होते, मॉड्यूल एक जेएस की फाइल होती है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप फंक्शन, क्लासेस बना सकते हो, फंक्शंस बना सकते हो, वेरिएबल्स बना सकते हो। उनको चाहो तो दूसरे मॉड्यूल में, दूसरे जेएस फाइल्स में यूज कर सकते हो यूजिंग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट स्टेटमेंट। अभी यहाँ पर देखो, मैं आता हूँ अपने ब्राउजर पे, अपना प्यारा सा एक एक्सकाली ड्रॉ करके, क्या है, एक बोल सकते हैं वेबसाइट है जहाँ पर हम लोग कुछ ना कुछ अतरंगी तरीके से एक्सप्लोर करते रहते हैं। आपको एक्सप्लेन भी करेंगे, एक्सप्लोर भी करेंगे, समझो। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं अभी एक काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ये है मेरी एक जावास्क्रिप्ट की फाइल, ठीक है, ये है मेरी दूसरी जावास्क्रिप्ट की फाइल, तो ये है हमारी JS1 फाइल और ये है हमारी JS2 फाइल, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा JS1 है, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, मैंने एक क्लास भी बनाई। अभी मैं चाहता हूं कि ये जो मेरी वेरिएबल, फंक्शन और क्लास है, मेरे को कहाँ यूज़ करना है, JS2 में। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर मॉड्यूल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट स्टेटमेंट्स का यूज़ करता हूं, ठीक है। ये तो अभी हम लोगों ने देखा। और यहाँ पर जैसे हम लोग एक्सपोर्ट कराते हैं इन तीनों को और हमारी JS2 में इंपोर्ट कराते हैं, तो हमें एक्सेस मिल जाता है, हमें इन तीनों चीज़ों का, एंटायर चीज़ों का। बस इसी पूरी चीज़ को, एंटिटी को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मॉड्यूल, ठीक है। ओके, समझ गए सर, समझ गए। अभी फटाफट से इन सबको हटाओ यहाँ से। और अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि हमें समझना है पैकेजेस क्या होते हैं, ठीक है, बंडलर्स क्या होते हैं, ठीक है, बंडलर क्या होते हैं, और डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, डिपेंडेंसीज क्या होती हैं सर, ये फटाफट से समझा दो, ठीक है। समझते हैं। पैकेजेस का एक मोटा अगर डेफिनेशन बताना चाहूँ ना, तो आप पैकेजेस को इस तरह से समझो कि पैकेज इज वी कैन से अ पॉलिथीन और अ कंटेनर,
ठीक है। एक कंटेनर के अंदर जिस तरह से हम लोग बहुत सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, बस उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, पैकेजेस के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स का कलेक्शन स्टोर करते हैं। समझो, ये है हमारा मॉड्यूल 1, सर ढंग से बना दो, ये हमारा मॉड्यूल 1। एक काम करो, JS1 ना लिखो, यहाँ पर M1 लिख दो, ठीक है। ये हमारा मॉड्यूल 2, राइट। और सपोज ये है हमारा मॉड्यूल 3, ठीक है। अभी मैं क्या कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि ये तीनों के तीनों एक्चुअल में क्या कहलाएंगे, ये तीनों के तीनों कहलाएंगे कलेक्शन ऑफ व्हाट, ऑफ मॉड्यूल सर, ठीक है। और इसी कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, इसी कलेक्शन को हम कहते हैं सर पैकेजेस। हाँ बिल्कुल, आप कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स को पैकेजेस कह सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत सारे जो हमारे मॉड्यूल्स के कलेक्शन होते हैं सिर्फ उन्हीं को पैकेज कहोगे, हमारे फ्रेमवर्क्स के जो कलेक्शंस होते हैं उसे भी आप क्या कहोगे, पैकेज कहोगे, ओके। हमारे जो CLIs होते हैं उन्हें भी क्या कहो, मतलब CLIs के जो कलेक्शंस होते हैं उसे क्या कहते हो, पैकेजेस कहते हो, ठीक है। हमारे टूल्स का कलेक्शन क्या कहलाएगा, पैकेज कहलाएगा, ओके। तो बेसिकली पैकेज इज लाइक अ एरे में हम जिस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं, वैसे ही हम लोग बहुत सारे यहाँ पर पैकेजेस में मॉड्यूल्स को स्टोर कर सकते हैं, मॉड्यूल्स का कलेक्शन बना सकते हैं, हमारे फ्रेमवर्क्स का कलेक्शन बना सकते हैं। बिल्कुल एकदम सही कह रहे हो आप, ठीक है। पैकेजेस क्या होते हैं, पैकेजेस आर द कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल, फ्रेमवर्क, टूल्स, CLIs एटसेट्रा, जो कि हमारे React.js एप्लीकेशन को रन कराने के लिए या बोल सकते हैं रेंडर कराने के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। अब फाइनली बात करते हैं, देखो पैकेज तो समझ चुके हो, अब बात करते हैं कि बंडलर्स क्या होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट वे में करेंगे क्योंकि थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये आपके समझने के लिए ज़रूरी है, इसलिए समझा रहा हूँ। देखो बंडलर्स क्या होते हैं, बंडल मतलब होता क्या है, बंडल इज समथिंग दैट इज समथिंग रैप्ड इन समथिंग। नहीं समझना, सुनो, मैंने कहा कि आपके पास में कैरेट है, ठीक है सर, कैरेट है। आपने उसमें क्या किए, इस तरह से बनानास स्टोर कर लिए, क्या किए, इस तरह से बनानास स्टोर कर लिए, ठीक है। तो सर क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपने बनानास का बंडल बना लिया, मैं ये कह सकता हूं कि आपने बनानास का क्या बना लिया, बंडल बना लिया। हाँ बिल्कुल, बंडल मतलब क्या होता है, समथिंग रैप्ड इन समथिंग, राइट। बात करते हैं हम लोग हमारे केले के झाड़ की, ठीक है। तो केले का झाड़ कुछ इस प्रकार से लगता है ना, कुछ इस प्रकार से केले का झाड़ होता है, राइट। अब बहुत ही गंदी ड्राइंग है मेरी, तो मेरी राइटिंग और ड्राइंग दोनों को इग्नोर करो तो बेटर होगा। अब मान लो यहाँ पर क्या लगे हैं, केले लगे हैं, और केले एक्चुअल में क्या होता है ना, केले एक बंच में लगते हैं, एक बंडल में लगते हैं कुल मिला के। बंडल मेरे हिसाब से आप समझ रहे हो क्या होता है, बंडल में क्या होता है ना, हम कुछ ना कुछ रैप कर देते हैं, क्या कर देते हैं, हम कुछ ना कुछ रैप कर देते हैं। सर अब यहाँ पर आप कह रहे हो कि बंडलर इज अ कलेक्शन, कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हो, हाँ बिल्कुल। सर पैकेजेस भी तो कलेक्शन होता है, हाँ बिल्कुल। तो सर फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, चलो समझाता हूँ। देखो, मैंने कहा कि मेरे पास में एक मॉड्यूल है, ये दूसरा मॉड्यूल, तीसरा मॉड्यूल, चौथा मॉड्यूल, ठीक है। मैंने इनको रैप कर दिया, क्या कर दिया, रैप कर दिया B1 नाम के किस में, बंडल में, B1 नाम के बंडल में। समझ में आ रहा है, ठीक है सर, समझ गए। ये हमारे पास मॉड्यूल्स हैं, ये हमारे पास फ्रेमवर्क्स हैं, ये हमारे पास कुछ टूल्स हैं, है ना। मान लो ये D करके ही क्या है, हमारे टूल्स का सिग्निफिकेंस है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है हमारे, ये है हमारे पैकेजेस, हाँ। तो इनको मैंने क्या नाम दे दिया, P1। ये क्या है, हमारे पैकेजेस हैं, हाँ, मैंने नाम दे दिया क्या, P1, ठीक है सर, क्लियर हो गया। बट एक्चुअल में दोनों है तो कलेक्शन ही, हाँ है तो कलेक्शन, बट क्या वर्ग है समझो। बंडलर क्या करेगा, हमारे सारे मॉड्यूल्स को रैप करेगा, क्या करेगा, रैप करेगा। और जब हमारे सारे के सारे जो मॉड्यूल्स रैप हुए हैं एक सिंगल बंडल में, जब वो हमारे सर्वर साइड पे जाएंगे, तो उन्हें छोटी छोटी ऑप्टिमाइज फाइल में डिवाइड कर देगा। समझो, बंडल क्या करेगा, बंडल हमारे पूरे की पूरी जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स को रैप करेगा एक सिंगल यूनिट में, और फिर जब हमारी वो सिंगल यूनिट, वो बंडल जब जाएगा कहाँ पर, हमारे सर्वर साइड पे, वो उसे सेपरेट कर देगा छोटी छोटी ऑप्टिमाइज्ड फाइल में। सर मैं समझा नहीं, देखो मैंने बोला यहाँ पर हमारे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो कि मेरे पास में बहुत सारी JS फाइल्स हैं, ठीक है। ये मेरी JS1 है, ये JS2 फाइल है, ये JS3 है, ऐसे ये 4, ये 5वीं, ये 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, ठीक है। हमारे पास टोटल कितनी फाइल्स हैं, 10 फाइल्स हैं, ठीक है सर। एक्चुअल में इसने क्या किया ना, एक्चुअल में बंडल ने इसको रैप किया एक सिंगल यूनिट में, जिसे इसने क्या बोला, जिसे इसने बोला 11, मान लो क्या बोला, 11। इस 11 के अंदर एक्चुअल में ये सारी की सारी फाइल्स हैं,
लेकिन क्या हो गई है, बंडल हो गई है, रैप हो गई है। इससे क्या हुआ, इससे ऑप्टिमाइजेशन हुआ। कैसे, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई ना। बहुत सारी जीएस फाइल्स को मैं एक एक करके सेंड करने की बजाय क्या करूंगा, एक सिंगल यूनिट में बंडल करके रैप करके डायरेक्टली शेयर कर दूंगा, और वहां पर जाके वो अपने आप क्या हो जाएंगी, स्कैटर हो जाएंगी, अपने आप सेपरेट आउट हो जाएंगी। समझे, बंडल क्या होता है, समझ में आया? ओके सर, फिर पैकेज क्या होता है? देखो पैकेज क्या होता है ना, पैकेज एक्चुअल में हमारी लाइब्रेरीज होती हैं, हमारे फ्रेमवर्क्स होते हैं, हमारे टूल्स होते हैं। बंडल भी क्या है, बंडल इज लाइक अ टूल। सो सर बंडल पैकेज होता है, आप बोल सकते हो, बट एक्चुअली में बहुत सारे बंडल्स एक पैकेज के अंदर होते हैं। पैकेज समझो क्या होता है, पैकेज एक्चुअल में ना मॉड्यूल्स का कलेक्शन भी होता है, फ्रेमवर्क का कलेक्शन भी होता है, लाइब्रेरीज का कलेक्शन भी होता है, ठीक है। बट वो बंडल करके सर्वर साइड पे कुछ नहीं पहुंचाता। एक्चुअल में पैकेज हमारी डिपेंडेंसी बन जाती है। समझो, मैंने कहीं ना कहीं अपने इस यूनिवर्स में एक जेएस फाइल बनाई है, और ऐसी मैंने हजारों जेएस फाइल बनाई है सपोज, ठीक है। मैंने उन सबको रैप किया एक सिंगल पैकेज में, ओके, और फिर मैंने उसको नाम दे दिया रिएक्ट। एक्चुअल में रिएक्ट ऐसे ही बनी है, रिएक्ट के बहुत सारी डिफरेंट फाइल्स बनी है एक्चुअल में रिएक्ट को बनाने के लिए, और उसको बोल सकते हैं बंडल किया एक सिंगल पैकेज में, उसको क्या किया, बांधा, रैप किया एक सिंगल पैकेज में, और उसको ओपन सोर्स यूनिवर्स में छोड़ दिया कि अब जिसको इसको यूज करना है करो। बस क्या करना होगा, npm क्रिएट व्हाट, क्रिएट वीट एप्लीकेशन। कैसी, लेटेस्ट एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है सर, समझ गए। तो मैंने ये कमांड रन करी, किसके बेसिस पर, किस पे डिपेंड होके, npm पे डिपेंड होके, ओके। तो npm हमारे पैकेजेस को इंस्टॉल करने में हेल्प करता है, हाँ बिल्कुल करता है। पैकेजेस क्या होता है समझ में आया, पैकेजेस हमारे मॉड्यूल्स का, हमारी लाइब्रेरीज का, हमारे फ्रेमवर्क्स का कलेक्शन होता है, जो कि हम लोग npm का यूज़ करके आराम से क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स में ओपन सोर्स हैं, और वहाँ से हम डायरेक्टली npm हमारे पैकेज मैनेजर का यूज़ करके आराम से उसको क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। बंडलर मतलब कुल मिला के हमारी सारी फाइल्स को कहाँ ले जाता है, सर्वर साइड पर ले जाता है, और उन्हें सेपरेट कर देता है या ट्रांसपाइल कर देता है, ठीक है सर, ओके। लेकिन पैकेज क्या करता है, पैकेज सारे के सारे फ्रेमवर्क्स का, लाइब्रेरीज का, टूल्स का, मॉड्यूल्स का कलेक्शन होता है, जो कि हमारे ओपन सोर्स में कहीं ना कहीं बना के पटक दिए गए हैं यूनिवर्सली, और उन्हें क्या कर सकते हैं हम लोग, इंस्टॉल कर सकते हैं बाय यूजिंग नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है सर, समझ में आता है, समझ में आता है। अगर नहीं समझ में आया तो मेरे को नहीं लगता इससे बेटर एक्सप्लेनेशन मिलेगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करना कि सर एक्चुअल में हमें पैकेज और बंडलर के बीच में डिफरेंस समझ में नहीं आया है। तो मैं एक डॉक शेयर करूंगा आप सभी के साथ में, गिट रिपोजिटरी में करूँगा, अपने इंस्टाग्राम के थ्रू कर दूंगा आपको, जहाँ पर भी सुटेबल लगता है मैं एक डॉक शेयर करूँगा। उसमें प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली दोनों एक्सप्लेनेशन होगा, किसका, हमारा पैकेज का और बंडलर का, आपको समझ में आ जाएगा। आई होप यू गॉट मी। आगे बढ़ते हैं, और अभी फिलहाल इस वीडियो में अभी तक हम क्या समझ चुके हैं, इस वीडियो में हम ये समझ चुके हैं कि पैकेजेस क्या होते हैं, तो क्वेश्चन मार्क हटा लो, ओके सर। बंडलर्स क्या होते हैं, ओके, तो क्वेश्चन मार्क हटा लो, ठीक है। हम ये भी समझ चुके हैं कि हमारे मॉड्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सर क्या बचा है डिपेंडेंसीज। क्या बचा है गाइस, डिपेंडेंसीज, ओके। सर नाम से कुछ समझ में आ रहा है, डिपेंडेंसीज मतलब कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी है ये किसी की। हाँ, क्या सीख रहे हैं हम लोग, रिएक्ट जेएस, और ये डिपेंडेंसीज हमारे जावास्क्रिप्ट में, रिएक्ट जेएस में स्पेशली डिपेंडेंसीज क्या होती है, ऐसे पैकेजेस, ऐसे मॉड्यूल्स, ऐसे बंडलर्स जिस पे हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन रिलाय करती है, उस पर डिपेंड है, उन्हीं सभी एंटिटीज को क्या कहेंगे, डिपेंडेंसीज। हाँ, उन सभी एंटिटीज को डिपेंडेंसी कहोगे। तो सर हमारा एक मॉड्यूल भी डिपेंडेंसी हो सकता है, हमारा एक मॉड्यूल भी डिपेंडेंसी हो सकता है, हाँ हो सकता है। हमारा एक बंडलर या बहुत सारे बंडलर्स डिपेंडेंसी हो सकते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन के, बिल्कुल हो सकते हैं। हमारे पैकेजेस डिपेंडेंसी हो सकते हैं रिएक्ट जेएस के, बिल्कुल हो सकते हैं। सर कैसे, देखो अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इस कमांड को रन करता हूँ। इस कमांड को रन कराने के लिए मुझे यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन का नेम देना पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा कि npm create v.latest, और इस एप्लीकेशन का नेम हम देंगे लेक्चर 1, ठीक है। एंटर हिट किया, अभी ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सबसे पहले तो कुछ परमिशंस मांगी। अब ये मुझसे बोलेगा कि रिएक्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, हाँ किस में, जावास्क्रिप्ट में, हाँ। रोल डाउन वीट को यूज़ करना है, अभी नहीं करना। इंस्टॉल करना चाहते हो npm को साथ ही रन कराना चाहते हो, हाँ कराना चाहता हूँ। इंस्टॉल हो रही है हमारी सारी डिपेंडेंसीज। देखो यहाँ पर क्या लिखाया, यहाँ पर लिखाया वी आर इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज। क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर रहे हैं, ओके सर, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है।
पर ये डिपेंडेंसीज है क्या मैं भी समझाऊंगा, बट इतना समझो अभी के लिए सिर्फ कि कोई भी पैकेज हो, कोई भी बंडलर हो, बोल सकते हैं कोई भी मॉड्यूल हो जो हमारी एप्लीकेशन को रन कराने में कहीं ना कहीं बिहाइंड द हुड हेल्प कर रहा है, इट विल बी नॉन एज डिपेंडेंसी। उसे हम डिपेंडेंसी कह सकते हैं। देखो यहां पर हमारा एप्लीकेशन लोकल होस्ट 5173 पर रन कर गया। इस पर हम क्लिक करते हैं और चलते हैं ब्राउजर पे, तो यहां पर देखो वो एप्लीकेशन रन होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं क्योंकि स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। वो एप्लीकेशन रन होता हुआ दिख रहा है लेक्चर 1 किस पर, लोकल होस्ट 5173 पे, ठीक है सर, समझ में आता है। अब चलो उस प्रोजेक्ट के अंदर आओ और पैकेज.json, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि हमारा पैकेज.json इज द एंट्री पॉइंट ऑफ आवर रिएक्ट एप्लीकेशन का, ठीक है। ओके सर, यहां पर आप देखो हमारी पूरी एंटायर एप्लीकेशन की क्या होगी, कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन यहां पर डिपेंडेंसीज करके एक की होगी। ये क्या है, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, नॉट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। देखो कर्ली ब्रेसेस लगे, की और वैल्यू पेयर में है, कुल मिला के जेसन है, ठीक है, जेसन फाइल है। इस वजह से इसका एक्सटेंशन क्या है, पैकेज.json इसका एक्सटेंशन है। यहां पर समझो या ये डिपेंडेंसीज लिखा हुआ है, डिपेंडेंसीज नाम की कीज हैं, हाँ हैं। क्या लिखा हुआ है डिपेंडेंसी में, रिएक्ट और रिएक्ट डोम। ओके, समझ में आ गया। कुल मिला के हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन को रन करने के लिए रिएक्ट लाइब्रेरी की जरूरत है, हाँ। रिएक्ट डोम लाइब्रेरी की भी जरूरत है, हाँ। तो हम लोगों ने इसको इंस्टॉल किया, किसका यूज करके, npm का यूज करके। यही तो मैं बता रहा था अभी, ये तो बता रहा था। हमारे पैकेजेस बने हुए हैं कहीं ना कहीं यूनिवर्स में, हम उसे क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं वाया यूजिंग npm नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है सर, समझ में आ गया। तो सर ये पैकेज है, हाँ बिल्कुल, पर लाइब्रेरी है ना। अरे भाई लाइब्रेरी ही तो पैकेजेस हैं, कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज, कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क्स, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स आर नोन एज पैकेजेस। डिपेंडेंसीज क्या होती है, समझ में आ रहा है। डिपेंडेंसीज कुछ नहीं होती है, ये हमारी इस पूरी एंटायर एप्लीकेशन को रन कराने के लिए जो भी पैकेजेस इंस्टॉल करना पड़े, जो भी मॉड्यूल्स या बंडलर्स इंस्टॉल करना पड़े, दैट विल बी नोन एज माई डिपेंडेंसी। आई होप यू गॉट मी। अब ये आपको समझाना क्यों आवश्यक था, ये आपको समझाना इसलिए आवश्यक था क्योंकि हमारी एंटायर React.js मास्टर सीरीज में हम इन सभी का बहुत ज़्यादा नेम लेने वाले हैं, पैकेजेस, बंडलर्स, मॉड्यूल्स, डिपेंडेंसीज, देखना आप लोग, ठीक है। तो हमें ये समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। अभी समझ चुके हैं, आगे चलते हैं और अब प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करते हैं हमारे उस रिएक्ट एप्लीकेशन को जो हम लोगों ने अभी जस्ट वीट बंडलर का, हाँ बाय द वे वीट भी एक बंडलर ही है, ठीक है। वीट बंडलर का यूज करके हम लोगों ने क्या किया, हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पब्लिक डायरेक्टरी, नोड मॉड्यूल्स और ये सारी की सारी जो फाइल्स दिख रही है वो तो प्रॉपर्ली अच्छे से समझा दी थी, सोर्स डायरेक्टरी नहीं समझाई थी। और आज हम लोग इस सोर्स डायरेक्टरी को एक्सप्लोर करने वाले हैं, ठीक है सर। सोर्स डायरेक्टरी तो मेरे को दिख रही है, लेकिन मेरे को यहाँ पर एक index.html भी दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, उसको ओपन करो। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, एकदम डिट्टो HTML, पूरा HTML कोड दिख रहा है मुझे, हाँ बिल्कुल सर दिख रहा है। जिसमें क्या है, हमारे पूरा बॉयलरप्लेट कोड है, हेडर्स हैं, हमारे बॉडीज हैं, हमारे मेटा टैग, टाइटल टैग, लिंक टैग है, मल्टीपल चीज़ें हैं। यहाँ पर एक डिव टैग दिख रहा है, हाँ, उसमें एक आईडी एट्रीब्यूट है, हाँ बिल्कुल, उसकी वैल्यू क्या है सर, रूट है सर, रूट। और वो कैसा है, वो एक एम्प्टी एलिमेंट है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है सर, बस हम लोगों ने आईडी दी, उसको एक पहचान दे दी है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, मैंने स्क्रिप्ट टैग का यूज़ किया, मतलब मैं जावास्क्रिप्ट फाइल को यहाँ पर एम्बेड कर रहा हूँ, हाँ बिल्कुल, आप इंटीग्रेट कर रहे हो, एम्बेड कर रहे हो जावास्क्रिप्ट फाइल को, किसमें, HTML में, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग यूज़ किया सर, टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ किया है, मॉड्यूल दिया है, हाँ बिल्कुल। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टेटमेंट्स का यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं मॉड्यूल JS को यूज़ करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर हमेशा स्क्रिप्ट के अंदर टाइप एट्रीब्यूट में मॉड्यूल लिखा होता है। फाइल इंटीग्रेट होता है, किसमें होता है, SRC में होता है। क्या हो रहा है, SRC main.jsx, ओके सर, ये SRC कहाँ है, ये रहा SRC सर, इसके अंदर main.jsx है, हाँ है सर। एक काम करो, एक्सप्लोर करो, उसको एक्सप्लोर करवाओ कुल मिला के। यहां पर देखो क्या दिया, यहां पर सबसे पहले कुछ लिखा हुआ है, एक काम करो, स्ट्रिक्ट मोड को हटा दो यहां से, क्योंकि इसका कोई काम तुमको है नहीं, ठीक है। ओके, एवरीथिंग इज रनिंग प्रॉपर्ली। यहां पर देखो कोई एरर आ रही है, नहीं आ रही है, पेज प्रॉपर्ली रीलोड हो चुका है, मतलब सारा एप्लीकेशन अच्छे से चल रहा है। स्क्रिप्ट जो हमारा स्ट्रिक्ट मोड होता है ना गाइस, स्ट्रिक्ट मोड हम लोग सिर्फ इसलिए यूज करते हैं ताकि कुछ सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस है हमारे React.js में, वो बने रहें, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इंपोर्ट भी कराते हैं और यूज़ भी करते हैं। मैं अभी फिलहाल के लिए आपको डेवलपमेंट प्रोसेस में इससे वाकिफ नहीं कराऊंगा, क्योंकि इसका यूज़ यूजुअली हम लोग कम करते हैं। इससे क्या होता है ना, डबल टाइम, मतलब 2 बार हमारा एप्लीकेशन रेंडर करता है, इसलिए अभी फिलहाल के लिए हटा दिया है। आगे चल के अगर आप चाहोगे, कमेंट में लिख देना कि आप एक्सप्लोर करना चाहते हो स्ट्रिक्ट मोड को भी, तो मैं आपको एक्सप्लोर करा दूंगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ो। देखो मैंने कहा कि मैंने स्क्रिप्ट टैग का यूज करके main.jsx फाइल को, जो कि हमारी एक JSX फाइल है, मैंने उसे इंपोर्ट किया। कहां पर, हमारे index.html में, ठीक है सर। main.jsx में है क्या, देखो मैंने कुछ इंपोर्ट किया है, क्या किया है मैंने, कुछ सर इंपोर्ट किया है, हाँ सर इंपोर्ट तो किया है कुछ। कहां से, React DOM क्लाइंट पैकेज से, ठीक है सर, किया है।
आपने इंडेक्स डॉट सी एस एस को, जो कि यहाँ पर सोर्स डायरेक्टरी के अंदर ही है, उसे भी आपने क्या किया, इंपोर्ट कराया। क्या है ये सर बाय द वे? ये एक सी एस एस फाइल है, कुछ नहीं, आपके जो रूट एलिमेंट्स हैं, आपके एंकर टैग, हमारे जो डिफॉल्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है वीट रिएक्ट एप्लीकेशन का यूज करके, उसकी एक डिफॉल्ट सी एस एस लिखी हुई मिलती है हमें इंडेक्स डॉट सी एस एस में। ठीक है सर। सर ऐप डॉट सी एस एस क्या है? हमारी ऐप डॉट सी एस एस, यहाँ पर देखो ऐप डॉट जी एस एक्स नाम का एक फाइल दिख रहा है, ऐप डॉट जी एस एस नाम का फाइल दिख रहा होगा। हाँ सर दिख तो रहा है। ऐप डॉट जी एस एक्स में जितनी भी चीज़ें लिखी होती है उन सभी एलिमेंट्स की सी एस एस कहाँ लिखी होती है? ऐप डॉट सी एस एस में। ठीक है सर, समझ में आ गया। अभी फिलहाल के लिए इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में थे और मेन डॉट जे एस एक्स में थे, उसको एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है सर। यहाँ पर आप देखिए क्रिएट रूट करके एक मेथड को क्या किया है, इंपोर्ट करा है। कहाँ से? इस पर्टिकुलर पैकेज से। ओके सर। हमने क्या बोला, इस क्रिएट रूट को यूज करो। क्रिएट रूट क्या करेगा? रूट मतलब समझते हो जड़। ठीक है, हमारी एंटायर एप्लीकेशन की, हमारी एंटायर रिएक्ट एप्लीकेशन की जड़ कहाँ है? मेन डॉट जे एस एक्स में। तो जब मैं बात करता हूँ हमारे प्रोजेक्ट का मेन डायरेक्टरी क्या होगा? मेन डायरेक्टरी या रूट डायरेक्टरी क्या होगा? रूट डायरेक्टरी होगा मेन डॉट जे एस एक्स, क्योंकि क्रिएट रूट कहाँ क्रिएट हो रहा है? हमारे मेन डॉट जे एस एक्स में। कहाँ से हो रहा है? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में देखो डिव करके एक हमारा एलिमेंट है जिसकी आईडी क्या है? रूट। यहाँ पर देखो इस टर्म से आप वाकिफ हो, अगर आपने जेएस पढ़ा है, डोम मैनिपुलेशन पढ़ा है, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ब्रैकेट के अंदर रूट जो हम लोगों ने लिखा है, इस टर्म से वाकिफ हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि क्रिएट रूट करके एक मेथड होता है, ये क्या करेगा? ये रूट क्रिएट करेगा हमारी एंटायर एप्लीकेशन का। ठीक है सर। किसको रूट बनाना है हमें बताना पड़ेगा, तो हमने बोला डॉक्यूमेंट में एक एलिमेंट है, उसे टारगेट करो बाय देयर आईडी, जिसकी आईडी का नाम क्या है? रूट। ठीक है सर, टारगेट कर लिया, यानी कि ये डिव एलिमेंट टारगेट हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया। अब इसे रेंडर करवा दो। क्या करवा दो? रेंडर करवा दो। कौन सी मेथड का यूज करके? रेंडर नाम की मेथड का यूज करके। देखो इसको मैं इस तरह से रैप कर लेता हूं, मैं इसको इस तरह से रैप कर लेता हूं एंड ये बन गई मेरी एक सिंगल एंटिटी। ठीक है। क्रिएट रूट एक क्या है? क्रिएट रूट एक मेथड है जिसके अंदर मैंने इस एलिमेंट को रेंडर करवाया, मतलब कुल मिला के रेंडर तो नहीं करवाया, रूट बना दिया, और यूजिंग डॉट रेंडर नाम की मेथड मैंने उसको रेंडर भी करवा दिया। एक्चुअली उसमें रेंडर करवा दिया क्या? ऐप कंपोनेंट। अभी कंपोनेंट क्या होता है याद करो, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि रिएक्ट जेएस इज अ कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। अगला लेक्चर रिलीज होने से पहले यहाँ पर जो कमेंट बॉक्स है वहां पर स्पैम कर दो, फटाफट से बता दो कि ये कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर क्या होता है। ठीक है, फटाफट से बता दो। अभी मेरी बात समझो, मैंने बोला रेंडर कराओ किसको? ऐप को। ये ऐप क्या है? ऐप इज अ मॉड्यूल। यहां पर देखो मैंने इंपोर्ट का यूज किया है, ऐप को इंपोर्ट कराया। कहाँ से? फ्रॉम ऐप डॉट जे एस एक्स। यही तो कुछ हम लिख रहे थे हमारे मॉड्यूल डॉट जे एस में, हम लोग इंपोर्ट करवा रहे थे। क्या कर रहे थे? हम लोग इंपोर्ट करा रहे थे सम इस तरह से, फ्रॉम वेयर डॉट स्लैश मॉड्यूल डॉट जे एस। याद करो, याद आया? याद आया? गुड, याददाश्त अच्छी है आपकी। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने एक मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। ठीक है ठीक है ठीक है सर, जेएस के हिसाब से वो क्या एक मॉड्यूल है, हाँ, लेकिन रिएक्ट के हिसाब से एक कंपोनेंट है। यहां पर आप ध्यान से देखो, इस एसआरसी के अंदर जितनी भी जेएसएक्स फाइल्स बनेंगी एक्सेप्ट हमारा मेन डॉट जेएसएक्स, वो क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी कंपोनेंट। क्या कहलाएंगी सर? कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट इज वी कैन से अ पीस ऑफ कोड ऑफ आवर वेबसाइट। ओके, तो सर आप जो बता रहे थे हमारे लेक्चर 1 में कि कंपोनेंट बेसिकली क्या होता है, हमारी पूरी एंटायर एप्लीकेशन का छोटे छोटे पीसेस में कोड बांट दिया जाता है, और उन्हीं सभी जो बांटे हुए कोड होते हैं उन्हें अगर मैं बंडल करता हूं तो बंडल क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कंपोनेंट। हाँ बिल्कुल, ओके सर, समझ गया। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो। ठीक है, मैंने कहा मैंने ऐप को क्या बनाया है, कहां पर? ऐप डॉट जे एस एक्स में। देखो ऐप डॉट जे एस एक्स है, यहां पर देखो ऐप डॉट जे एस एक्स है। यहां पर क्या किया? कुछ मैंने इंपोर्ट करवाया है, कुछ मैंने इंपोर्ट करवाया है। एक फंक्शन बनाया है। ये क्या है? फंक्शनल कंपोनेंट है। कंपोनेंट कितने प्रकार के होते हैं? कंपोनेंट 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फंक्शनल कंपोनेंट, दूसरा होता है हमारा क्लास कंपोनेंट। ठीक है, क्लास कंपोनेंट को हमारी पूरी एंटायर रिएक्ट इंडस्ट्री डेप्रिकेट कर चुकी है, बहुत कम यूज होता है, मतलब 0.1 या 0.01% भी क्लास कंपोनेंट का यूज होता होगा तो मुझे पता नहीं। सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री डेवलपर्स हैं, इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स हैं, वेब डेवलपर्स हैं, रिएक्ट जेएस डेवलपर्स हैं, वो फंक्शनल कंपोनेंट को ही ज्यादा यूज करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कम कॉम्प्लेक्सिटी होती है फंक्शन में एज कंपेयर टू क्लास। ये अगले लेक्चर में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। क्लास कंपोनेंट क्या होते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि हमने एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया और इसको क्या किया? इसको देखो एक्सपोर्ट किया। सर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया, हाँ, तो यहां पर मैं इंपोर्ट कर सकता हूं, कर दिया मैंने इंपोर्ट किया, तो मैंने यहां पर यूज कर लिया। किस तरह से? इस तरह से
HTML के नॉट सिंगल जो हमारे सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं, उस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट्स को React.js में यूज करते हैं। सर मैं डबल यानी कि कंप्लीट टैग में यूज नहीं कर सकता जिसका एक ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट हो, कर सकते हो, लेकिन कब, जब आपको चिल्ड्रन कंपोनेंट रेंडर करवाना हो। ये भी मैं जब प्रॉप्स बताऊंगा तब प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि जब भी मुझे एक ऐप या नॉट ओनली ऐप, जब भी मुझे एक कंपोनेंट को, रिएक्ट कंपोनेंट को किसी दूसरे पेरेंट कंपोनेंट में रेंडर करवाना हो, एंगुलर ब्रैकेट्स का यूज करूंगा, उसके अंदर कंपोनेंट का नेम लिखूंगा / एंड फिर सेल्फ क्लोज कर दूंगा उस एंटायर कंपोनेंट को। ओके सर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, इसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको मॉडल बताया था किस तरह से इंपोर्ट करते हैं, उस तरह से इंपोर्ट करना पड़ेगा। आई होप यू गॉट मी। ठीक है सर, समझ में आ गया। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है समझो, जितना भी हमारा कोड है, मैं जाता हूँ हमारे ब्राउजर पे, देखो ये ब्राउजर है, वीट प्लस रिएक्ट लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है वीट प्लस रिएक्ट? ये रहा, वीट प्लस रिएक्ट H1 टैग के अंदर लिखा है। ठीक है सर। यहाँ पर एक रिएक्ट एप्लीकेशन का लोगो है, हाँ बिल्कुल है, जो रोटेट कर रहा है। यहाँ पर एक वीट का लोगो भी है सर, जो कि स्टैटिक है, और पीछे से बैकग्राउंड हल्का सा उसका क्या हो रहा है, थोड़ा सा एनिमेट हो रहा है, मतलब उसका जो होवर कर रहा हूँ तो उसका जो शेडो है वो दिख रहा है, ड्रॉप शेडो दिख रहा है। ठीक है सर, समझ में आ रहा है। यहाँ पर वो कहीं दिख रहा है, देखो ये वीट लोगो है, ये रिएक्ट लोगो है। कभी भी आपको React.js में अगर कुछ भी इंपोर्ट कराना हो, कोई भी स्टैटिक एसेट यानी कि कोई भी इमेज हो गई, कोई भी वीडियो, कोई भी डॉक्यूमेंट, तो आप इस तरह से कराओगे, कोई भी नाम रखो, इंपोर्ट कुछ भी नाम से करो, बस डायरेक्टरी सेम होनी चाहिए। डायरेक्टरी बोले तो उसका रिलेटिव पाथ सही होना चाहिए, सेम होना चाहिए जहां पर वो बना है। ठीक है, यहाँ पर देखो एसेट्स के अंदर React SVG है, तो मैंने ./assets फिर /react.svg बाय डिफॉल्ट उसकी क्या है, इंपोर्ट कराया है, ये उसका बोल सकते हैं पाथ है। और जो भी नाम यहाँ पर लिखते हो, सपोज मैंने यहाँ पर रिएक्ट लोगो इंपोर्ट किया, ये लिख दिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर रिएक्ट लोगो की जगह क्या लिखना पड़ेगा, रिएक्ट लोगो की जगह मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिएक्ट लोगो इंपोर्ट किया, तो अभी भी प्रॉपर्ली रेंडर करेगा। देखो रेंडर कर रहा है। तो सर नाम कुछ भी लिख सकता हूँ जब भी इमेज या कोई भी स्टैटिक एसेट इंपोर्ट कर रहा हूँ, हाँ नाम कुछ भी लिख दो, डायरेक्टरी एकदम सही होना चाहिए, जो उसका पाथ है एकदम सटीक होना चाहिए। आई होप यू गॉट मी। ठीक है सर, समझ में आता है। तो यहाँ पर हमने कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो काउंट, मतलब यहाँ पर यूज स्टेट का यूज करके सेट काउंट में काउंट की वैल्यू +1 करिए जब हम क्लिक करेंगे हमारे इस बटन पे। तो यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर जब भी आप क्लिक करोगे तो देखो काउंट की वैल्यू 0 थी, अभी इंक्रीमेंट हो रही है। मैं 10 बार, 20 बार, 30 बार क्लिक कर चुका हूँ, तो वो क्या हो रहा है, प्रॉपर्ली इंक्रीमेंट हो रहा है। 31 यहाँ पर दिख रहा है हमें स्टेट। बस यही स्टेट होती है। स्टेट क्या होता है ये भी हम समझेंगे। यहाँ पर देखो कुछ लिखा हुआ है, यही सेम कुछ कहाँ का लिखा हुआ है, हमारे app.jsx में भी लिखा हुआ है। तो ये चीज़ हम समझ गए कि सर ये app.jsx का कोड है, और एक्चुअल में हमारा app.jsx कहाँ जाके रेंडर किया है, हमारे main.jsx में। कैसे सर, यहाँ पर एक्सपोर्ट किया था ना, हाँ बिल्कुल एक्सपोर्ट किया, हमारे main.jsx में इंपोर्ट करा दिया, हाँ बिल्कुल करा दिया। और फिर यहाँ पर एक रूट बनाया, document.getElement by ID मेथड का यूज किया, डोम मैनिपुलेशन की, रूट को हम लोगों ने रूट बना दिया, उस रूट के अंदर रेंडर करवा दिया यूजिंग रेंडर मेथड। किसको, हमारे ऐप कंपोनेंट को। सिंपल, हाँ सर एकदम सिंपल। और रूट कहाँ क्रिएट हुआ है, हमारे HTML में। इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, इस div id रूट के अंदर सारा का सारा जो हमारा app.jsx का कोड है वो रेंडर कर गया है। कैसे, देखो यहाँ पर आता हूँ मैं, हमारा कंसोल ओपन करता हूँ, मैं जाता हूँ एलिमेंट्स में जाओ फटाफट से। एलिमेंट्स में गया, मैंने कहा देखो थोड़ा सा जूम करता हूँ, दिख रहा है, देखो बॉडी है, हाँ है बिल्कुल सर। यहाँ पर भी हमें index.html में बॉडी दिख रही है। ठीक है, बॉडी के बाद क्या दिख रहा है, div id रूट। देखो क्या दिख रहा है, div id रूट दिख रहा होगा यहाँ पर। इसको ओपन करो, देखो क्या मिल रहा है, एक डिव मिल रहा है, वीट प्लस रिएक्ट। ये क्लिक ऑन द वीट एंड रिएक्ट लोगो टू लर्न मोर। ये सारा का सारा कोड कहाँ लिखा है, app.jsx में। अल्टीमेटली कहाँ रेंडर किया ये, index.html में। तो सर एक लिंक क्रिएट हुई ना, हाँ बिल्कुल, एक ब्रिज बना। कौन, हमारा ब्रिज बना main.jsx। main.jsx इज लाइक अ ब्रोकर बिटवीन क्लाइंट एंड बोल सकते हैं कि इन्वेस्टर या हमारे जो एक्चुअल बॉस है उनके बीच में एक ब्रोकर है। ठीक है, तो इसने कुछ नहीं किया, हमारे क्लाइंट को उस पर्टिकुलर बॉस से या क्लाइंट से, नॉट क्लाइंट, हाँ क्लाइंट टू क्लाइंट भी मीट हो सकता है। कुल मिला के यहाँ पर क्या हुआ, हमारा एक पर्टिकुलर ओरिजिन दूसरे ओरिजिन से कनेक्ट हो गया यूजिंग अ ब्रिज, यूजिंग अ ब्रोकर। बस वही ब्रिज कौन है, हमारा main.jsx, जो कि हमारे index.html को app.js से कनेक्ट करता है हमारा main.jsx। इट बिहेव्स लाइक दिस। यहाँ पर index.html, यहाँ पर app.jsx, बीच में main.jsx, जो कि इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। आई होप यू गॉट मी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, वापस से उसी स्ट्रक्चर में आते हैं जिस स्ट्रक्चर में थे, आगे बढ़ते हैं और अब ये समझते हैं कि यहाँ पर जो app.css है, index.css है, इनको कैसे इंपोर्ट करते हैं। देखो अगर मैं app.jss में जाता हूँ, app.jss में देखो यहाँ पर ध्यान से इंपोर्ट किया हम लोगों ने, क्या इंपोर्ट किया, ./app.css। ठीक है, तो सर ये CSS फाइल कैसे इंपोर्ट करते हैं। देखो आपकी CSS फाइल कहीं पे भी हो, आपको डायरेक्टली इंपोर्ट लिखना है और उसका रिलेटिव पाथ लिख देना है, बात खत्म। रिलेटिव पाथ आपको अच्छे से देना आता होगा, नहीं आता है तो जब मैं JS की सीरीज बनाऊंगा, या मैं बोल सकता हूँ कि जब मैं बेसिक वेब डेव कोर्स को यानी कि HTML CSS और JS के कोर्स को रिलीज करूंगा, तब मैं आपको प्रॉपर्ली समझा दूंगा उसमें। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं वो सीरीज भी बनाऊं तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, जो भी आपके मन में थॉट है कमेंट करो, क्वेश्चन है क्वेश्चन करो, अगर कोई क्वेरी है क्वेरी करो, कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, दूसरों को हेल्प करना चाहते हो हेल्प करो, डजंट मैटर, एंगेजमेंट होना चाहिए गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रॉपर्ली, मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं मुझसे इंटरेक्टिविटी करो, मुझसे बात करो, ताकि मैं बेटर वे में आपको समझा सकूँ और ये भी खुद भी समझ सकूँ ना कि मैं क्या चीज़ें नहीं बता पा रहा हूँ आपको। अगर आप मुझे फीडबैक दोगे, मुझे बताओगे चीज़ें क्या चाहिए आपको, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, तो मैं आपको प्रॉपर्ली ला के दूंगा। जस्ट ट्राई टू टॉक टू मी एट वंस, राइट। बात करते हैं किसकी, बात करते हैं app.css की। हाँ, हम लोग यहाँ पर CSS की बात कर रहे थे। कुछ नहीं करना है, आपको इंपोर्ट करना है एक CSS फाइल को, तो आपको कुछ नहीं करना है, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करो, जो भी हमारा रिलेटिव पाथ है यहाँ पर प्रॉपर्ली लिख दो। ठीक है, सपोज ये हमारा जो CSS है, मान लो एसेट्स के अंदर एक फोल्डर होता जिसका नाम देता मैं CSS। ठीक है, और इसके अंदर हमारा app.css होता। तो सर अभी फिलहाल जो हमारा CSS था वो लग रहा होगा क्या, वो CSS यहाँ पर लग तो रहा है, देखो अब नहीं लग रहा है। यहाँ पर कंसोल में चलो, क्या बोलता है, app.jsx नॉट फाउंड। ऐसा क्यों, प्री ट्रांसफॉर्म एरर, फेल टू लोड URL ऐप। देखो यहाँ पर क्या एक एरर आ गई, फेल टू लोड URL सोर्स app.css। तो एक्चुअल में जो हमारा सोर्स के अंदर app.css था वो मैंने हटा दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इंपोर्ट गलत कर दिया मैंने। मैं इसको कमेंट करता हूँ फिलहाल के लिए। तो क्या CSS दिखेगी सर वहाँ पर, मैं रीलोड करता हूँ, ये देखो CSS दिख रही क्या नहीं दिख रही। एक्चुअल में उसमें CSS क्या लिखी थी, सारे के सारे app.js के जो सारे के सारे कंटेंट थे हमारे सेंटर ऑफ व्यू पोर्ट में थे, हमारे डिस्प्ले के सेंटर में थे। अब अभी कहाँ गए, लेफ्ट में आ गए बाय डिफॉल्ट। सर CSS भी लगी थी कुछ, वो रोटेट कर रहा था, ये ग्लो कर रहा था, वो भी नहीं कर रहा है। ड्रॉप शेडो लग रही थी, वो भी नहीं लग रही है। बस यहाँ पर आपने पाथ गलत दिया है इस वजह से। ठीक है, यहाँ पर मैं कहता हूँ ./ आप एक काम करो सर, यहाँ पर ./ की बजाय क्या दे दो, यहाँ पर ./ की बजाय एसेट्स दे दो। एसेट्स के अंदर सर CSS नाम का फोल्डर है, उसको दे दो, और फिर उसके अंदर app.css करके क्या है हमारे पास में डायरेक्टरी है, मतलब एक बोल सकते हैं CSS की फाइल है, उसको दे दो। प्रॉपर्ली देखो एनिमेट हो चुका है, होवर करने पर उसका जो ड्रॉप शेडो है वो भी आ रहा है और हमारा पूरा कंटेंट सेंटर में आ चुका है। तो कुछ नहीं करना है, आप CSS की फाइल को कहीं पे भी पटक रहे हो, पहली बात तो कहीं पे भी नहीं पटकते हैं। SRC के अंदर, एसेट्स के अंदर तो कभी नहीं पटकोगे, SRC के अंदर ही जहां पर आप आपका कंपोनेंट बना रहे हो। यूजुअली क्या करेंगे हम लोग, यूजुअली SRC के अंदर इस तरह से कंपोनेंट नाम का एक फोल्डर बनाएंगे, डायरेक्टरी बनाएंगे, उसके अंदर जाएंगे एंड इसके अंदर हमको कोई भी कंपोनेंट बनाना है। सपोज यहाँ पर एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाना चाहता हूँ, तो हमेशा जो हमारा कंपोनेंट है उसका पहला वर्ड कैप्स में रखना है, .jsx एक्सटेंशन का यूज करना है। यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, यहाँ पर मैंने एक फंक्शनल कंपोनेंट आपके सामने बना दिया। कैसे बनाया ये भी बताऊंगा आपको, बट सपोज मैं यहाँ पर एक फाइल बनाना चाहता हूँ CSS की, जो कि सिर्फ और सिर्फ child.jsx के लिए होगी, तो कंपोनेंट के अंदर child.jsx के साथ में सिबलिंग के तौर पर ही बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं आया, मैंने कहा child.css इस तरह से यूज करो एंड एक काम करो मेरे child.jsx में, मेरे इसको स्प्लिट कर देता हूँ ताकि आपको दोनों साथ में दिखे। child.jsx में div जिसकी क्लास नेम क्या है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ, क्लास नेम क्यों लिखा, क्लास क्यों नहीं लिखा बताता हूँ। बट द थिंग इसकी यहाँ पर मैंने क्लास नेम दिया है। क्लास क्या है, क्लास है मान लो कॉन्ट। क्या है क्लास, CONT कॉन्ट। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे को क्लास को टारगेट करना है, .कॉन्ट इस तरह से ओपन किया। मैंने कहा कि आपका जो बैकग्राउंड कलर है ना, बैकग्राउंड कलर एक काम करो पिंक कर लो। क्या कर लो, इंकी पिंकी पोंकी पिंक कर लो, राइट, पिंक कर लो भाई। अब देखो मैं इस चाइल्ड कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर चुका हूँ, मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा कहाँ पर, मेरे app.jsx में। तो मैं सबसे नीचे आता हूँ या फिर एक काम करता हूँ, इस पूरे के पूरे कोड को हटाता हूँ अभी आपके सामने। इंपोर्ट कराना है मुझे इस यूज स्टेट को भी यूज़ नहीं करना, मुझे इन तीनों का यूज़ है ही नहीं, तो मैं इनको भी हटा देता हूँ। अब मुझे इंपोर्ट करना है, मुझे क्या इंपोर्ट करना है, मुझे इंपोर्ट करना है child.jsx को, जो कि मैं एक्सपोर्ट कर चुका हूँ डिफॉल्ट। तो मैंने बोला इंपोर्ट कराओ, किसको, हमारे
चाइल्ड को, देखो वहाँ पर सजेशंस दिख रहे होंगे आपको। ये सजेशंस कैसे दिख रहे हैं, कुछ एक्चुअली में मैंने क्या किया है, एक्सटेंशन इंस्टॉल करके रखे हैं। अगले लेक्चर में वो भी क्लियर कर दूंगा कौन से एक्सटेंशंस आपको इंस्टॉल करने चाहिए टू गेट दिस सजेशंस। तो मैंने स्पेस दिया, मैंने कहा फ्रॉम, अभी मैं आपको सजेशंस का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट करके बता रहा हूँ। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको पहले रिएक्ट सीखने के लिए। सब कहते हैं बहुत जल्दी सीख जाते हैं, यूजुअली सब बताते नहीं है ये सारी चीज़ें। मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको बेसिक अगर क्लियर होगा तो आप काफ़ी अच्छे से रिएक्ट मास्टरी कर पाओगे, क्योंकि ये सीरीज़ का नाम ही क्या है, रिएक्ट जेएस मास्टरी सीरीज़। तो मुझे आपको प्रॉपर्ली हर एक चीज़ बतानी पड़ेगी ताकि आप प्रॉपर्ली रिएक्ट जेएस को मास्टर कर सको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इंपोर्ट किया किसको, चाइल्ड को। कहाँ से बताना पड़ेगा, मैंने कहा ./component नाम का मैंने डायरेक्टरी बनाया था एसआरसी के अंदर। मैं अभी एसआरसी के अंदर हूँ डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कुल मिला के। तो एसआरसी के अंदर मैंने क्या किया था, एसआरसी के अंदर कंपोनेंट नाम का एक फोल्डर बनाया था जिसके अंदर क्या था, child.jsx था। मुझे इसी को इंपोर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा JSX में, मैं कहूँगा कि कंपोनेंट करके एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर चाइल्ड करके डायरेक्टरी है, और JSX जरूर लगा देना। नहीं लगाओगे तभी काम बन जाएगा, बट लगा दो ना, क्या दिक्कत है। यहाँ पर आया मैंने हमारे टैग्स ओपन किए। मैंने बताया था HTML टैग जैसे ओपन करते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स वैसे ही यूज़ करना है। हमारे चाइल्ड का नाम ध्यान रखना, हमारा जो चाइल्ड कंपोनेंट है C कैप्स में होना चाहिए उसका, और इस तरह से उसको सेल्फ क्लोज कर दो। अब जब मैं अपने रेंडर कराऊंगा कि इसको हमारे मतलब इस पूरी एंटायर एप्लीकेशन को रेंडर करूंगा हमारे ब्राउजर पे जाके चेक करूंगा, तो यहाँ पर देखो कोई एरर नहीं आ रही है अभी फिलहाल। थोड़ा नीचे आ जा भाई, बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया हूँ, मैं नीचे आता हूँ। देखो अभी प्रॉपर्ली रन कर रहा है वो, ओके। तो फटाफट से अभी जाके हम लोग ब्राउजर पे देखते हैं। ये देखो चाइल्ड लिखा था हम लोगों ने, हमारे चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, चाइल्ड लिखा हुआ है, ठीक है। सर आपने यहाँ पर .cont का यूज़ किया और आपने बोला कि child.css में बोलो जहाँ पर भी .cont लगा उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, बैकग्राउंड कलर पिंक कर दो। सर यहाँ तो हुआ ही नहीं, देखो सर ब्लैक है, मतलब डार्क ग्रे है उसका कलर। हाँ भाई है, लेकिन समझो ना, मैंने यहाँ पर क्या इंपोर्ट किया, CSS की फाइल को नहीं किया, तो मुझे इंपोर्ट कराना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ मुझे इंपोर्ट कराओ, क्या इंपोर्ट कराना है, / यहाँ पर ही मेरी child.css है, तो मैंने यहाँ पर बोला child.css। सर अब लग रहा होगा, देखो बैकग्राउंड कलर पिंक लग गया, ध्यान से देखो बैकग्राउंड कलर पिंक लग गया है ना। इस तरह से क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग यूजुअली CSS को यूज़ करते हैं। मैं इसे जूम करके बताता हूँ, देखो इस तरह से यूजुअली हम लोग हमारी CSS फाइल्स को इंपोर्ट कराते हैं। अच्छा तुम एक चीज़ नोटिस करो, कोई भी index.js या app.css या child.css फाइल्स हैं, यहाँ पर कहीं पर भी इस फाइल को एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है ना, ये एक्सपोर्ट होती है, इन्हें इंपोर्ट कराना पड़ता है। बस अभी के लिए आप इतना समझ लो, आगे चलते हैं। सो फाइनली एक काम करते हैं, इस पूरे एंटायर लेक्चर का, थर्ड लेक्चर का हमारा आखिरी पार्ट बचा है, दैट इज JSX समझना। JSX समझते हैं, ठीक है। देखो app.jsx में आता हूं मैं, और मैंने यहाँ पर चाइल्ड कंपोनेंट को इंपोर्ट किया। अभी फटाफट से एक काम करता हूँ, मेरा जो पहले ही प्रीवियस कंपोनेंट था ना जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, मैं उसे ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने बताया था app.jsx क्या होगा, हमारा कंपोनेंट होगा, एक्सेप्ट main.jsx ये हमारा रूट कंपोनेंट है, ठीक है। कंपोनेंट है लेकिन इस कंपोनेंट को छेड़छाड़ नहीं करनी है अपने को app.jsx में, और जो हमारा कंपोनेंट है या कंपोनेंट्स नाम की जो डायरेक्टरी आप बनाओगे एसआरसी के अंदर, उसमें आपको छेड़छाड़ करनी है, जो भी काम करना है उसमें करोगे, ठीक है। अभी मेरी बात समझो, मैंने कहा कि यहाँ पर एक्चुअल में क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक फंक्शनल कंपोनेंट दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। इस फंक्शनल कंपोनेंट में कुछ लिखा हुआ है यूज स्टेट करके, ये एक हुक होता है। ये मैं हुक आपको बताऊंगा, हुक की प्रॉपर्ली अपन लेक्चर्स क्रिएट करेंगे हुक्स के लिए, उसका टेंशन मत लो, हर एक हुक्स में आपको क्लियर करूंगा। यूज स्टेट, यूज मेमो, यूज कॉलबैक, यूज रेफ, यूज रिड्यूसर, यूज कॉन्टेक्स्ट, बहुत सारे हुक्स है हमारे रिएक्ट जेएस में, हम उसको एक्सप्लोर करेंगे प्रॉपर्टी, टेंशन मत लो। चलो अभी मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरा जो फंक्शनल कंपोनेंट है, इस फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर कुछ लिखा हुआ है यूज स्टेट करके, यहाँ पर रिटर्न किया है। रिटर्न किया मतलब इस फंक्शनल कंपोनेंट को रिटर्न किया मतलब इस फंक्शन के अंदर स्टोर हो गया, हाँ बस इसीलिए तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर main.jsx में जैसे इस तरह से मैंने रेंडर किया तो रिटर्न हो गया एक कंपोनेंट, और जैसे ही रिटर्न हुआ तो रेंडर करवा दिया उसने उस रूट में। आई होप ये तो आप समझ चुके हो। चलो अभी फटाफट से app.jsx को देखो। app.jsx में रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर पैरेंथेसिस लगाए, और इस पैरेंथेसिस के अंदर कुछ HTML जैसा दिख रहा है। सर हाँ सर कुछ HTML जैसा तो दिख रहा है, लेकिन कुछ JS जैसा भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, कुछ JS जैसा भी दिख रहा है। ओके, इसी को तो JSX कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इसी को तो JSX कहते हैं। देखो समझो मेरी बात बच्चों, प्यारे बच्चों समझो। JSX क्या होता है, ये होता है हमारे जावास्क्रिप्ट और HTML या मैं यूं कहूं XML का मिक्सचर। क्या होता है ये हमारे जावास्क्रिप्ट और हमारे HTML या XML का क्या होता है, मिक्सचर होता है। ओके
सर तभी मेरे को यहाँ पर HTML के टैग्स देखने के लिए मिल रहे हैं, और HTML टैग्स के अंदर यहाँ पर जो इवेंट हैंडलर किया है, हमने JS में पढ़ा था ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर, ये जो इवेंट हैंडलर किया है, इवेंट हैंडल कराया है कुल मिला के, यहाँ पर आप देखो फैट एरो फंक्शन दिख रहा है जावास्क्रिप्ट का। हाँ बिल्कुल ओके सर। तो मतलब जब मैं HTML और जावास्क्रिप्ट को मैच करता हूँ, मैच नहीं बोलूँगा, मिक्स करता हूँ, तब क्या मिलता है, तब मुझे एज अ रिजल्ट वैल्यू JSX मिलता है। हाँ आप सही हो। जब आप बोलते हो कि जावास्क्रिप्ट और HTML को साथ में यूज करो, तब आप एक्चुअल में JSX को ही यूज कर रहे होते हो। इसलिए यहां पर आप देखो रिएक्ट एंटायर एप्लीकेशन में हम JSX ही यूज करेंगे। हम इंडिविजुअली CSS, इंडिविजुअली HTML, इंडिविजुअली JS यूज नहीं करते हैं। मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में कि हमारा वेबपैक नाम का क्या होता है, एक बंडलर होता है जो हमारी पूरी की पूरी जो हमारी जो सारा कोड होता है रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर, यहां पर देखो CSS की फाइल, JSX की फाइल, HTML की फाइल, package.json, config.js, जितनी भी हमारी सारी फाइल्स हैं उनको बंडल करता है, उनको रैप करता है एक सिंगल यूनिट में, और वो कहां पर भेज देता है, हमारे सर्वर साइड पे। और फिर हमारा सेकंड बेबल नाम का जो बंडलर होता है वो काम में आता है, जो कि क्या करता है, बेबल नाम का बंडलर एक्चुअल में हमारे उस पूरे एंटायर कोड को सेपरेट आउट करता है HTML, CSS और JS नाम के फाइल्स में, यानी कि वो ट्रांसपाइल करता है हमारी JSX को JS में, क्योंकि हमारा जो सर्वर है वो तो जावास्क्रिप्ट समझता है ना, वो JSX नहीं समझता। हमारा जो सर्वर है वो एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट समझता है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट समझता है, वो JSX नहीं समझता। इस JSX में HTML में याद करो हम लोग क्लास यूज करते थे, इस तरह से करते थे। अब मैंने यहां पर क्या किया, क्लास यूज करिए। देखो यहां पर आएगी एक एरर, मैं जाता हूं हमारे किस में, हमारे कंसोल में, यहां पर कहीं पे भी क्लास एरर दिख रही है, देखो रिलोड करता हूं, अरे एरर तो नहीं दिख रही। ऐसा क्यों? क्योंकि चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर नहीं करवाया। चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर करवाना पड़ेगा। मैं नीचे आता हूं, मैं यहां पर चाइल्ड को रेंडर करवाऊंगा लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है। अब यहां पर मे बी पॉसिबल यू विल बी एनकाउंटर विद एन एरर। देखो एक एरर मिली, क्या है वो एरर? एरर बोलता है इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी, हमारे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की प्रॉपर्टी नहीं है क्लास। ओके, डिड यू मीन क्लास नेम? सर ऐसा क्यों आया? अरे JSX यूज कर रहे हैं ना, क्या यूज कर रहे हैं? JSX यूज कर रहे हैं। ओके, HTML तो यूज नहीं कर रहे ना, HTML यूज कर रहे होते तो क्लास यूज कर सकते थे, लेकिन चूंकि JSX यूज कर रहे हैं तो क्लास नेम का यूज करना जरूरी है। सर एरर हट गई होगी? अभी नहीं हटेगी, रिलोड करोगे तो हटेगी। रिलोड किया, हट गई। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बताया था रिएक्ट एप्लीकेशन रीलोडिंग नहीं करवाता है, रीरेंडरिंग करवाता है, क्योंकि उसमें वर्चुअल डोम नाम का कॉन्सेप्ट आ गया। अगले लेक्चर में वो भी पढ़ेंगे, मत टेंशन लो। रियल डोम और वर्चुअल डोम में क्या डिफरेंस होता है वो भी पढ़ेंगे, मत टेंशन लो। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि अगर आप एक रिएक्ट एप्लीकेशन बना रहे हो, इस रिएक्ट एप्लीकेशन में अगर आप क्लास दे रहे हो तो क्लास नाम से नहीं दोगे, क्लास एट्रीब्यूट नाम से नहीं दोगे, क्लास नेम नाम से दोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि HTML में पहले से क्लास रिजर्व है, JSX में नई क्लास देनी है, तो यहाँ मतलब नया एट्रीब्यूट देना था क्लास करके ही, क्योंकि JSX में वो क्या रहा है, इनडायरेक्टली अल्टीमेटली HTML तो यूज हो रहा है ना, उसमें CSS अप्लाई करनी है तो क्लास नेम तो यूज करना ही पड़ेगा, मतलब क्लास तो यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर चूंकि हमारे HTML में बोल सकते हैं प्री डिफाइन होता है क्लास नाम का एट्रीब्यूट, इसलिए यहाँ पर उसको क्लास नेम नाम से बोलते हैं। अब जैसे जो हमारा इनपुट टैग होता है, इनपुट टैग भी नहीं, हमारा इनपुट टैग में जो लेबल टैग होता है, इस तरह से इस लेबल में याद करो, HTML में आप क्या करते हो, आप for को यूज करते हो, राइट? इस तरह से for को यूज करते हो, लेकिन लेबल में क्या होता है, यहाँ पर JSX में HTML4 यूज होता है, क्योंकि ये क्या है ना, प्री रिजर्व्ड है, ये हमारे पहले से ही प्री रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं, प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं। और आप यहाँ पर JSX यूज कर रहे हो, आप HTML में ही for को यूज कर सकते हो, HTML में ही क्लास को यूज कर सकते हो, JS में क्लास नेम को यूज करना पड़ेगा इफ यू वांट टू प्रोवाइड अ क्लास। आपको यहाँ पर for को यूज ना करके HTML4 को यूज करना पड़ेगा इफ यू वांट टू प्रोवाइड अ for attribute in our label tag. I hope you got me. ठीक है, तो यहाँ पर JSX एक्चुअल में होता क्या है, JSX मैंने अभी आपको बताया, JSX इज नथिंग बट जावास्क्रिप्ट और HTML का मिक्सचर, ठीक है, और वही यहाँ पर हमको दिख रहा है। अब कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं JSX के, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि क्लास अगर देनी है तो क्लास नेम लिखना पड़ेगा। अगर मेरे को यहाँ पर लेबल टैग यूज करना है तो मुझे for एट्रीब्यूट को यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, for एट्रीब्यूट यूज नहीं कर रहे हैं, HTML4 को यूज कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो हमारे HTML के अंदर, नॉट HTML, हमारे JSX के अंदर, ये हमारा JSX, हमेशा ध्यान रखना JSX किसके अंदर होगा, JSX इस रिटर्न कीवर्ड के अंदर ही होगा। जहां पर आपने रिटर्न करवाया ना, एक्चुअल में सारे के सारे कंपोनेंट्स में JSX कहां होगा, रिटर्न के अंदर ही होगा।
हमेशा ध्यान रखना। सर अगर कुछ जीएस लिखनी है तो जीएस लिखनी है ना तो इतने एंटिटी में करो, इतने एरिया में करो जो करना है आपको रिटर्न के पहले। लेकिन रिटर्न के बाद अगर आपको जेएस यूज करना है, यानी कि जेएसएक्स के अंदर जेएस यूज करना है, तो आपको कर्ली ब्रेसेस का यूज करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से क्या हो रहा है यहां पर। काउंट बटन के अंदर मतलब HTML है कुल मिला के, JSX है कुल मिला के। JSX के अंदर मुझे JS की टर्म यूज करनी थी। देखो मैंने क्या बोला, इतनी एंटिटी में JS लिखते हैं, यहां पर मैंने काउंट डिक्लेयर किया, मतलब JS के थ्रू किया, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। हाँ, अगर मैं JSX के अंदर JS लिखना चाहता हूं तो मुझे कर्ली ब्रेसेस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं कोई भी स्टेट वेरिएबल फंक्शन कुछ भी बनाता हूं इस एंटिटी में, इस सिलेक्टेड एरिया में, तो मुझे अगर उसको इस JSX के अंदर यूज करना है तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर यूज करना पड़ेगा। हाँ देखो, सेट काउंट नाम का मेथड बनाया था यूज स्टेट का यूज करके, आपने कहां यूज किया, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर। आई होप यू गॉट मी। ये कुछ छोटे मोटे रूल्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। वो तो क्या है कि हम लोग जैसे जैसे परस्यू करेंगे हमारी React.js मास्टर सीरीज को, हम आराम से, बिल्कुल भी ऐसा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, रियल लाइफ एग्जांपल इतने सारे कर लेंगे यार कि हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता कि JSX इंडिविजुअली आपको पढ़ाना आवश्यक है, बट आपको पता होना चाहिए JSX होता क्या है। JSX इज नथिंग बट जावास्क्रिप्ट एंड XML मिक्सचर या जावास्क्रिप्ट HTML का मिक्सचर होता है वो, जो कि React.js के अंदर हर एक कंपोनेंट में रिटर्न स्टेटमेंट जो होती है, रिटर्न कीवर्ड होता है उसके अंदर होता है, ठीक है। अब ये ब्रैकेट्स क्या होते हैं, React फ्रेगमेंट्स कहते हैं। अगले लेक्चर में समझेंगे इसको, किस तरह से JSX को और बेटर वे में लिख सकते हैं हम लोग, और अगले लेक्चर में समझेंगे। बट अभी के लिए मेरे हिसाब से इतना लेक्चर ऑलरेडी बड़ा हो चुका, आपको टाइम दिख गया होगा वैसे भी। अभी फिलहाल फटाफट एक छोटा सा रिकैप करते हैं। क्या समझा हम लोगों ने इस React.js मास्टर सीरीज के लेक्चर 3 में क्या समझा। सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि मॉड्यूल किस तरह से क्रिएट करते हैं, module.js और script.js का यूज करके। किस तरह से एक पर्टिकुलर JS फाइल में जो भी एंटिटी है वो मैं दूसरे फाइल में यूज कर सकता हूं यूजिंग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कीवर्ड। ओके सर। फिर हम लोगों ने समझा थियोरेटिकली कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, पैकेजेस क्या होते हैं, बंडलर्स क्या होते हैं और डिपेंडेंसीज क्या होती है। और मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में ना आया हो तो कोई बात नहीं, कमेंट डाउन, जो भी क्वेरीज हैं आपकी कमेंट करो, मैं प्रॉपर्ली आंसर करूंगा, मैं इंटरेक्ट करूंगा आपसे, एंड आई वांट टू इंटरेक्ट विद यू गाइस, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके जस्ट बाद में हम लोगों ने देखा कि JSX क्या होता है, किस तरह से हम लोग JSX यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट अगर JSX में यूज करना है तो हमें कर्ली ब्रेसेस में हमेशा यूज करना पड़ेगा, दैट्स इट। इतना ही चीज हम लोगों ने इस पूरे एंटायर लेक्चर में समझी। अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्या फंडा है इस React फ्रेगमेंट का, किस तरह से हम लोग हमारे React एप्लीकेशन में क्या क्या तरीके होते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हमें और बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, तो बन रहो मेरे साथ में इस पूरी React.js एंटायर मास्टर सीरीज में। इस सभा को अभी फिलहाल के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली सभा में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखो, सीखते रहो मेरे साथ HTML नहीं React.js और हाँ, सब्सक्राइब करो, डीकोड गुरुकुल को सब्सक्राइब करो। मैं चाहता हूं कि आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, चाहता हूं कि लिंक्डइन पे भी फॉलो करो, ताकि हम लोग एक हमारा कम्युनिटी बिल्ड कर सके। और अगर आप चाहते हो हमारी ऑफलाइन क्लासेस में एनरोल होने के लिए, decodegurukul.com हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पर विजिट करो। वहाँ पर एक एनरोल नाम का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करो, फॉर्म फिलअप करो, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, कनेक्ट करेगी, एंड जो भी चीज़ें हम हमारे एंड से बेटर वे में हो पाएंगी हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।